पाकिस्तान में थर और भारत में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके एक दूसरे से मिले हुए हैं। सिर्फ इन दो मुल्कों के दिल मिले हुए नहीं हैं। दोनों मुल्कों के मज़ाहिब, रस्म और रिवाज, मुसलमानों और हिंदुओं के एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने के जज्बात ने इंसान को इंसान से अलग कर दिया है। सिर्फ अपने मुल्क में अपना इस्लामी निजाम कायम नहीं हो सका। इस्लामी निजाम को कायम न करवाने के लिए लाखों मुसलमान अपने ही लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं। पाकिस्तान में 50 बरसों से कोई हिंदू किसी मुसलमान को हलाक नहीं कर रहा। मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है या माशी तौर पर उसे कुचल रहा है। उसके बावजूद बचपन से अब तक निसाबी किताबों में नजरिया पाकिस्तान के तौर पर दावा किया जाता है कि ये मुल्क इस्लामी रियासत बनाने के लिए और निजाम इस्लाम कायम करने के लिए अल्लाह ताला की मदद से वजूद में लाया गया। अल्लाह की मदद तो गुजर गई, लेकिन 75 साल गुजर जाने के बाद भी निजाम इस्लाम नाफिज न किया जा सका। मैं फरमान अली, पूजा और आजम बेग के साथ सरहद पार करके भारतीय इलाके राजस्थान में आ गया था। वहाँ हमारा एक हिंदू गाइड पद्माश्री था। वो हमें ऊंटों पर बिठाकर बड़ी तेज रफ्तारी से एक छोटे से टाउन या एक छोटी सी बस्ती कह सकते हैं, वहाँ ले जा रहा था। पद्माश्री ने बताया कि उसके टाउन का नाम खड़ी है। वहाँ से हम एक टैक्सी में जैसलमेर रात के 9 बजे तक पहुँचेंगे। जैसलमेर राजस्थान रेलवे का आखिरी स्टेशन था। वहाँ 9:15 बजे एक ट्रेन तमाम रात चलती है और सुबह 7 बजे जोधपुर पहुँचा देती है। हिंदू भी अपने हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाने के लिए वहाँ के मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे या हिंदू धर्म इख्तियार करने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन इतने बरसों से वो भी नाकाम होते आ रहे हैं। जिस तरह चंद मुसलमान अपने ही पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हुकूमत के आलायकार थे, उसी तरह पद्माश्री जैसे चंद हिंदू अपने ही भारत के खिलाफ हम जैसे जरूरतमंद मुसलमानों को सरहद पार करवाते थे और उनकी रहनुमाई करते हुए भारत के किसी भी इलाके में पहुंचा दिया करते थे। 21वीं सदी बताएगी कि भारत के हिंदू अवाम पहले 1-2 वक्त की रोटियों के लिए दिन रात मेहनत करते थे, अपना खून बेचकर अपने बच्चों की फीस देते और बीवी का इलाज करवाते थे, और पाकिस्तान के मुसलमान अपनी सफेद पोशी का भरम रखने के लिए इंसाफ के तकाजों को पुकारते थे। आज भी पुकारते पुकारते अपनी नस्लों को क्लैशनकोफ कल्चर दे रहे हैं। तबाही पहले से ज्यादा है। आबादी और अय्याशी सिर्फ दोनों मुल्कों के जागीरदारों और सरमायादारों के लिए है। खैर, हमारी ट्रेन लेट थी। हम सुबह 8 बजे जोधपुर पहुंचे। स्टेशन के पीछे एक ढाबे में नाश्ता करते हुए आजम ने कहा, यहाँ करीब ही एक MG अस्पताल है, वहाँ जाकर मालूम किया जा सकता है कि हड्डियों के अमराज का इलाज कहाँ होता है। मैंने कहा, वो मेरी अम्मी को हेलीकॉप्टर में जिस समत ले गया था, वहाँ से पंजाब की सरहदें हिंदुस्तान से मिलती हैं और हम सिंध की एक सरहद से आए हैं। वो मेरी अम्मी को दिल्ली या मंडवा की तरफ ले गए होंगे। पूजा ने कहा, तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन वो रॉ वालों का जाती हेलीकॉप्टर होगा। भारत में आकर दिल्ली की बजाय उधर के किसी शहर के अस्पताल में तुम्हारी अम्मी को ला सकता है। मैंने सोचा, शमशीर सिंह कालिया के घुटने की हड्डियां जोड़ने के लिए जरूरी नहीं कि उसे किसी बड़े शहर के बड़े अस्पताल में ले जाया जाए। अंदेशा रहेगा कि मैं अपनी माँ के लिए अमीर हमजा के साथ वहाँ पहुँच सकता हूँ। छोटे शहरों के छोटे अस्पतालों में कालिया के ऑपरेशन के इंतजामात किए जा सकते हैं और कालिया की हड्डियां जोड़ने के लिए अम्मी को वहां राजदारी से कैदी बनाकर लाया जा सकता है। हम नाश्ता करने के बाद MG अस्पताल के करीब पहुंचे और एक बस स्टैंड के साए में खड़े हो गए। सिर्फ पूजा अस्पताल के अंदर गई, फिर 15 मिनट के बाद वापस आकर बोली, हड्डियों का कोई मामूली मर्ज हो तो अस्पताल में हो जाता है। किसी बड़े या पेचीदा ऑपरेशन के लिए इंतजामात नहीं है, वरना हड्डियों के अमराज के माहिरीन को बुलाया जा सकता था। वैसे इस शहर में हड्डियों के 2 अस्पताल हैं, मैंने उनके पते नोट कर लिए हैं। चलो वहीं चलते हैं। आजम ने कहा, साइकिल रिक्शे में चलेंगे, फरमान इस शहर को अच्छी तरह देखता चलेगा। पूजा ने कहा, आजम तुम्हें भूल से भी इसे फरमान नहीं कहना चाहिए, यहाँ इसका नाम विजय शर्मा है। वो बोला, सॉरी, बेख्तियार मुंह से निकल गया था, आइंदा मोहतात रहूंगा। क्यों विजय शर्मा, साइकिल रिक्शे में चलें? मैंने कहा, मैं अम्मी के लिए परेशान हूँ, हमें जल्दी से टैक्सी या ऑटो रिक्शे में चलना चाहिए। पूजा ने मुझसे कहा, विजय तुम भी गलती कर रहे हो, यहाँ अपनी माँ को अम्मी न कहो, उन्हें माता जी कहो या माँ जी या फिर मम्मी कहो। मैंने कहा, थैंक यू पूजा, तुम जरा सी गलतियों को भी अहमियत देती हो। मैंने पूजा के साथ यक के बाद दीगरे दोनों अस्पताल को अंदर से देखा। उस वार्ड में भी गए जहाँ हड्डियों के अमराज का इलाज करवाने वाले बिस्तरों पर पड़े थे। स्पेशल वार्ड में भी शमशीर सिंह कालिया नजर नहीं आया।
वहाँ टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का ऑपरेशन किया जाता था। ऐसे किसी भी अस्पताल में कालिया को लाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं था, जबकि उसे लंदन से भारत पहुंचा दिया गया था। जोधपुर और जयपुर के दरमियान रॉ का वो कैंप था जहां रॉ के तरबियत याफ्ता एजेंट 3 माह या 6 माह के लिए ये सीखने आते थे कि उन्हें पाकिस्तान के किस सूबे और किस शहर में जाकर दहशतगर्दी करनी है, तकरीबकारी से मौजूदा हुकूमत पर किस तरह दबाव डालना है और वहाँ अपोजिशन सियासी पार्टियों के जरखरीद सियासतदानों के ताउन से मुल्क के अमनो अमान को बद से बदतर बनाते रहना है। आजम ने कहा, अब हमें जयपुर जाना है। वहाँ के अस्पतालों में देखने के बाद पूजा ने बात काट कर कहा, जयपुर से पहले एक पुष्कर टाउन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। आजम ने कहा, तुम जानती हो पुष्कर से 10 किलोमीटर दूर रॉ का कैंप है। जो लोग किसी दूसरे शहर या इलाके से आते हैं, वहाँ के पुलिस वाले उनकी सख्ती से निगरानी करते हैं, उनके अस्पताल की तलाशी भी लेते हैं। मैंने कहा, हम उन्हें अपना सामान चेक करवाएंगे, हमारे पास कोई गैर कानूनी सामान नहीं है। यहाँ की सरकारी मोहर के साथ हमारे पास कानूनी कागजात और शनाख्ती कार्ड्स हैं। वो बोला, बेशक हैं, लेकिन वहाँ पुलिस वालों के दरमियान रॉ के जासूस भी हैं। अगर वो हेरा फेरी के साथ सवालात करेंगे तो जवाब देने में तुमसे कोई गलती हो सकती है। मैंने कहा, मैं तो मम्मी की खातिर वहाँ से रॉ के तरबती कैंप में जाऊंगा। हम ऐसे अंदेशों में रहेंगे तो सही मंजिल तक नहीं पहुँच सकेंगे। हमसे गलती कहीं भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। पूजा और आजम ने मुझे चौंक कर देखा। फिर पूजा ने कहा, वहाँ जाना सरासर नादानी होगी। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी मम्मी को वहाँ के कैंप में पहुँचाया गया होगा? मैंने कहा, ये मुमकिन तो नहीं है। रॉ वाले अपने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन होकर ये सोच सकते हैं कि उस कैंप के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि उस कैंप के अंदर कोई गुजर नहीं सकता। लिहाजा मेरी मम्मी को वहाँ कैद किया जा सकता है, कालिया को वहाँ पहुँचाया जा सकता है। रॉ के जराए इतने हैं कि हड्डियों का ऑपरेशन करने के लिए जदीद महंगे आलात और मशीनें मंगवाई जा सकती हैं। पूजा ने कहा, तुम्हें इस मिशन की इब्तिदा में इतने बड़े खतरात से दो चार नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, मम्मी को जहाँ छुपाया जाएगा उस जगह को हमारे लिए खतरनाक बना दिया जाएगा ताकि हम उधर का रुख करने की जुर्रत भी न कर सकें। वो बोली, मैं तुम्हारे इस अहम नुक्ते को समझती हूँ, मानती हूँ कि दुश्मन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा, लेकिन ये कि तुम आजम के साथ पुष्कर में रहो, मैं तन्हा रॉ कैंप में जाऊंगा। आजम ने कहा, ऐसी बातें न करो, गॉडफादर हाशिम ने हमें हुक्म दिया है कि हम तुम्हें कहीं भी तन्हा न जाने दें। मैंने कहा, क्या कब्र में भी तन्हा नहीं जाने दोगे? वो बोला, कब्र में जाने से महफूज रखने के लिए तुम्हें समझाया जा रहा है। मैंने कहा, ये बात लाहौर में कह देते तो मैं इतनी दूर ना आता, कब्र में जाने वाला कोई कदम ना उठाता, सब्र करके बैठा रहता कि मम्मी खुद लाहौर आ जाएंगी। वो बोला, तुम ताने दे रहे हो, मैं तुमसे उम्र में और तजुर्बे में बड़ा हूँ। मैंने कहा, आप बड़े हैं और मैं बच्चा नहीं हूँ, आप मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार हैं, तो जवाब दें। रॉ वाले आपकी माँ को ले जाते तो वो अपनी कैद में रखते या उन्हें आम अस्पतालों में कालिया का इलाज करवाने ले जाते। आजम ने मेरा गिरबान पकड़ कर कहा, खबरदार, मेरी माँ का नाम न लेना, मेरी माँ मुजरिमों की सरपरस्ती नहीं करती। पूजा ने कहा, आजम, ये क्या हिमाकत है, विजय का गिरबान छोड़ दो। मैंने गिरबान पकड़ने वाले हाथ की कलाई मजबूती से पकड़ी, तब उसे पता चला कि मेरी गिरफ्त कितनी मजबूत है। उसने अपनी कलाई छुड़ाने के लिए अपने दूसरे हाथ की कुव्वत आजमाई, पूरा जोर लगाने लगा। पूजा ने कहा, प्लीज आजम, ये क्या कर रहे हो, गिरबान छोड़ दो। वो बोला, पहले इसे कहो मेरी कलाई छोड़े। मैंने कहा, पहले तुमने मेरा गिरबान पकड़ा है, पहले तुम छोड़ो और मेरी माँ को गलत समझने की माफी मांगो। वो मुजरिमों की सरपरस्ती नहीं, उनका इलाज करती हैं। पूजा ने कहा, आजम, ये दुरुस्त है, तुमने विजय की माँ को गलत इल्जाम दिया है और पहले गिरबान पकड़ा था, इसे सॉरी कहकर गिरबान छोड़ दो। आजम को ऐसा लग रहा था जैसे कलाई आहनी शिकंजे में आ गई है, वो छुड़ा नहीं सकेगा। उसने गिरबान छोड़कर कहा, कलाई छोड़ दो। मैंने कहा, मेरी मम्मी के लिए जो कुछ कहा था उसकी माफी मांगो। आजम ने तकलीफ से झुंझला कर मेरी ठोड़ी पर एक घूंसा मारा, फिर खुद ही तकलीफ से कराहने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे फौलाद के किसी हिस्से पर घूंसा मारा हो। वो गिरबान छोड़कर बोला, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा, हुक्म न दो, पहले मेरी माँ से माफी मांगो। मम्मी नहीं सुन रही हैं, मगर ये बेटा सुनकर माफ कर देगा। पूजा ने कहा, विजय, कलाई छोड़ दो, ये तुमसे बड़े हैं। मैंने कहा, और मेरी मम्मी इनसे भी बड़ी हैं। वो बोला, मैं माफी मांगता हूँ, वो मुअज़्ज़िज़ लेडी डॉक्टर हैं, उन्होंने कभी मुजरिमों की सरपरस्ती नहीं की। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी, कलाई की हड्डियां जैसे चटक गई थीं और घूंसा मारने वाले हाथ की उंगलियां बुरी तरह दुख रही थीं। वो तकलीफ से दोहरा होकर दोनों हाथों को आहिस्ता आहिस्ता झटक रहा था और धीमी आवाज में कराह रहा था। पूजा ने मेरे शाने पर हाथ रख कर कहा, तुम सिर्फ माँ की बात पर भड़क गए थे, वरना तुम में बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है।
उसने तुम्हें घूंसा मारा लेकिन तुमने जवाबी हमला नहीं किया। मैंने कहा मैं अक्सर जवाबी हमले नहीं करता, मेरा जिस्म खुद ही जवाबी हमला बन जाता है। तुम आजम से पूछो क्या मुझे दूसरा घूंसा मारना चाहता है। वो कराहते हुए बोला लानत है तुम पर, तुम गोश्त पोस्ट के इंसान हो या फौलादी रोबोट। मैं मुस्कुराने लगा। पूजा ने कहा ताज्जुब है, तुम मार खा कर मुस्कुरा रहे हो और ये तुम्हें मार कर हाय हाय कर रहा है। मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाकर आजम से कहा आपस में नरमी गर्मी होती रहती है, आओ हाथ मिलाओ। वो बोला इस बार हाथ मिलाया तो हाथ तुम्हारे पास रह जाएगा, मुझे तुम माफ करो। पूजा हंसने लगी। मैंने आजम को गले लगा लिया। जब गले से लगाया तो सारे गिले शिकवे जाते रहे। हम सदर मार्केट में थे, वहाँ श्री मिश्री लाल का एक होटल है जहाँ की बालाई भरी मक्खनिया लस्सी बहुत मशहूर है। हमने लस्सी पी, वाकई बेहद लजीज थी। मैंने लस्सी पीते हुए कहा मैं जानता हूँ रॉ के कैंप में जाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मुझे सिर्फ मालूम हो जाए कि मेरी मम्मी को वहाँ छुपाया गया है तो मैं नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा। आजम ने कहा मैं ये मान चुका हूँ कि तुम जिस्मानी तौर पर फौलाद हो, लेकिन रॉ वालों से निमटने के लिए जिस्मानी कुव्वत से ज्यादा जहानत जरूरी है। सियासी जंग में डिप्लोमेसी और हिकमत अमली लाजमी होती है। मैंने कहा मैं नहीं जानता कि किस कदर ज़हीन हूँ, लेकिन हमजा साहब और राजा नवाज से जो कुछ सीखा है वो तमाम हरबे आजमाता रहूंगा तो मेरे तजुर्बात में इजाफा होता रहेगा। ये बताओ कि पुष्कर टाउन से रॉ कैंप कितनी दूर है। पूजा ने कहा पुष्कर में एक वसीओ अरीज हिस्से में झील है। हिंदू रिवायत के मुताबिक खला की बुलंदी से ब्रह्मा के हाथ से एक बड़ा सा कंवल का फूल जमीन पर गिर पड़ा था, तो वहाँ कंवल के लिए पानी उभर कर दूर तक झील की सूरत में फैल गया था। हिंदू यात्री यहाँ अकीदतमंदी से आते हैं और झील के स्नान घाट में नहाते हैं। आजम ने कहा कि तुम उसे हिंदू धर्म की बातें बता रही हो कि भगवान ब्रह्मा के हाथों कंवल गिरा और पुष्कर में एक बहुत बड़ी झील बन गई और वो हिंदुओं के लिए यात्रा की जगह बन गई है। वो बोली यहाँ इसे विजय शर्मा बनकर रहना है, इसके लिए हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाली बातें बताना जरूरी है। बहरहाल झील के शुमाली किनारे पहाड़ियों का सिलसिला है, उसे नाग पहाड़ कहते हैं। इसी पहाड़ के दामन में रॉ का ट्रेनिंग कैंप है। इस कैंप की एक वसीओ अरीज चार दीवारी है। उसके बाहर आसपास से गुजरने वालों को रोका टोका नहीं जाता, क्योंकि झील के किनारे और नाग पहाड़ के दामन में अच्छी खासी आबादी है। नाग की पूजा करने वालों का एक नाग मंदिर भी है। आजम ने कहा वहाँ अजनबी लोगों पर शुबा नहीं किया जाता है, क्योंकि सैकड़ों यात्री भारत के मुख्तलिफ इलाकों से आते जाते रहते हैं। सिर्फ उस चार दीवारी के अंदर ट्रेनिंग हासिल करने वाले रॉ के कारिंदे जा सकते हैं। वहाँ बड़े साइन बोर्ड पर हेल्थ एंड बॉडी बिल्डिंग सेंटर लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ के लोग भी उसे रॉ का ट्रेनिंग सेंटर नहीं समझते हैं। उनकी मालूमात के मुताबिक ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले पहले दिल्ली से ट्रेनिंग के सिलसिले में इजाजतनामा लेकर आते हैं, फिर यहाँ पुष्कर के ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें दाखिला मिलता है। पूजा ने कहा हम अच्छे मौके पर कल वहाँ पहुँचेंगे। कल से 10 दिनों तक मवेशियों का मेला लगता है। इतना बड़ा मेला लगता है कि 50,000 से ज्यादा ऊंट और दूसरे जानवर फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। फिर तरह तरह के खेल तमाशे होते हैं। सहराई औरतें रंग बिरंगे मलबूसात, 7 रंगी चूड़ियों और कई किस्म के जेवरात पहने राजस्थानी कल्चर, रक्स और गीत पेश करती हैं। मैंने पूछा हमारी रवानगी यहाँ से कब होगी। वो बोली मवेशी मेले के बायस हर 1 घंटे के बाद बसें यहाँ से पुष्कर जाती हैं। हम बस स्टैंड चलते हैं, वहाँ जो आरामदेह बस मिलेगी उसमें चलेंगे। आधी रात से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। अगरचे पूजा और आजम दोनों मेरे गाइड थे, लेकिन आजम कम बोलता था, पूजा ज्यादा बोलती थी। मुझसे ज्यादा करीब रहकर चलती फिरती उठती थी। ऐसा वो शायद मुझसे मुतासिर होकर करती होगी या अपना फर्ज समझकर मुझे ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम करने के लिए मुझसे ज्यादा बोलती होगी। ऐसे वक्त में उसके किसी जज्बे की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। मैं सिर्फ अम्मी के लिए परेशान और बेचैन था। जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना चाहता था और बड़े सब्र ज़ब्त से ये समझता रहता था कि बेचैनी और जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। बस स्टैंड पर वो थोड़ी देर के लिए टेलीफोन बूथ में गई। दिल्ली में उसकी एक बचपन की सहेली रहती थी, वो उसे शादी की मुबारकबाद देने गई थी। आजम ने मेरे करीब धीमी आवाज में कहा फोन पर मुबारकबाद देना इतना जरूरी तो नहीं होता, कभी सहेली से सामना होता तो मुबारकबाद भी दी जा सकती है और माजरत की जा सकती है कि बैरून मुल्क जाने के बायस वो शादी अटेंड नहीं कर पाई थी। मैंने कनखियों से आजम को देखा, मेरे अंदर शुबा पैदा हो रहा था, तुम मुझसे ज्यादा पूजा को जानते हो, उसके साथ अंकल हाशिम के मातहत रह कर काम करते रहे हो। आजम ने कहा हम मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ मकामात पर काम करते रहे हैं। पहली बार तुम्हारे साथ यहाँ आने के लिए गॉडफादर ने पूजा को हमारे साथ भेजा है। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये हमारे गॉडफादर के लिए काम करती रही है। तुम्हारे अंकल गॉडफादर इस पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम भी एतमाद के साथ इसके साथ ही बने हुए हैं। मैंने कहा जब मेरे अंकल इस पर भरोसा करते हैं
तो हम एक हद तक भरोसा करेंगे। मेरे उस्ताद चंगेजी कहते थे कभी अपने साए पर भी एतमाद न करना, और हमजा साहब कहते रहते हैं कि अपनी सांसों पर भी भरोसा न करो, ये दम देने वाली अगले पल नहीं आएगी। लिहाजा याद रखो, जिंदगी हमारी तवक्को से ज्यादा मुख्तसर है। इस मुख्तसर सी जिंदगी में कोई नुमाया काम कर जाओ। वो फोन बूथ से जल्दी वापस आ गई। आजम ने कहा, वो तुम्हारे बचपन की सहेली है और तुमने उसे सिर्फ मुबारकबाद कहकर फोन रख दिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम इतनी दूर से मुझ पर नजरें जमाए हुए थे? वो बोला, यही समझो, तुमने 2-4 फिक्रे कहे होंगे फिर रिसीवर को रख दिया। वो बोली, हाँ, मैंने सहेली को फोन किया था, लेकिन उसकी माँ से बात हुई। उन्होंने बताया कि वो अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए गई है। मैंने उसकी माँ को बधाई देकर रिसीवर रख दिया। बाय द वे, तुम एतराज क्यों कर रहे हो? वो बोला, एतराज सिर्फ ये है कि यहाँ अपने रिश्तेदारों को भी हमारी मौजूदगी का पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ की पुलिस, इंटेलिजेंस या रॉ वाले उनसे हमारे बारे में बहुत कुछ उगलवा लेंगे। वो बोली, मेरे फोन करने से पहले तुम ये बात कहते तो बेहतर होता। तुम मना करते, मैं मान जाती। मैं नहीं चाहती कि हम तीनों का एतमाद एक दूसरे पर कमजोर हो। बहरहाल, मैं आइंदा किसी को फोन नहीं करूंगी। मैंने दोनों के शानों पर हाथ रख कर कहा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और मुस्कुराओ। आओ, बस चलने वाली है। हम बस में सवार होकर अपनी रिजर्व की हुई सीटों पर आ गए। मेरी और पूजा की सीटें साथ थीं। आजम को बस की दूसरी खिड़की की तरफ सीट मिली थी। वो हमसे दूर था। सफर के दौरान में पूजा ने कहा, मैं अब तक आजम को समझ नहीं पाई हूँ। ये खामखा उलझ पड़ता है। जोधपुर में तुमसे भी हाथापाई हुई थी, उसने तुम्हारा गिरबान पकड़ लिया था। मैंने कहा, जाने दो, गुजरी हुई बातों को दोहराने से दिल साफ नहीं होता, इसके बरक्स बेएतमादी पैदा होती है। वो बोली, हाँ, मगर मुझसे गलती हो गई, मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, भूल जाओ, तुम्हारे फोन करने से कयामत नहीं आ गई। वो बोली, मेरी बात को समझो, तुम और आजम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, अपने भारत देश में हूँ। तुम दोनों का एतमाद हासिल किए बगैर मैं कोई कदम उठाऊंगी तो मुझ पर शुबा किया जाएगा। मैंने कहा, ऐसा तुम सोच रही हो? मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वो बोली, थैंक यू विजय, मेरा दिल भी कहता है कि तुम मुझ पर कभी शुबा नहीं करोगे, मुझे अपनों की तरह समझते रहोगे। रात के 10 बजे हम पुष्कर पहुँच गए। एक वसीओ अरीज मैदान में मेला लगा हुआ था। मेला कल से शुरू होने वाला था, लेकिन लोगों ने कई दिन पहले से अपने कारोबार के लिए और खैमों में रिहाइश के लिए किराए पर जगह हासिल कर ली थी। पुष्कर टाउन के छोटे बड़े होटलों में एक भी कमरा खाली नहीं था। हमने मेले की इंतजामिया को कुछ ज्यादा रकम देकर एक खैमा और 3 चारपाइयां हासिल की। ये हमारे लिए बेहतर था। लाखों अफराद की भीड़ में कोई हम पर शुबा नहीं कर सकता था। एक खैमे में 2 चारपाइयां बिछाई जा सकती थी, मगर हम 3 थे। आजम ने कहा, हम 2 मर्द हैं, खैमे के बाहर सो जाएंगे, पूजा खैमे के अंदर रात गुजारेगी। यही मुनासिब था। पूजा खैमे के अंदर चली गई। आधी रात होने को थी, उसके बावजूद बड़ी चहल पहल थी। आजम ने कहा, तुम आराम करो, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं जरा घूम कर आता हूँ। झील किनारे कोई दूसरा खैमा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, मैं इंतजामिया वालों से बात करूंगा। वो चला गया। मैंने उसे ये नहीं कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, भला नींद कैसे आ सकती थी? मैं ऐसी जगह पहुंचा हुआ था जहां रॉ का ट्रेनिंग कैंप था। मेरा दिल कह रहा था कि वहां अम्मी को राजदारी से लाकर कालिया का ऑपरेशन करवाया जा सकता है। मुझे उधर जाना चाहिए। वो जगह अनजानी थी, लेकिन ये मालूम था कि नाग पहाड़ के दामन में वो कैंप है और वहाँ साइन बोर्ड पर हेल्थ एंड बॉडी बिल्डिंग सेंटर लिखा हुआ है। मैं किसी टांगे पर बैठ कर जा सकता हूँ। पहले बाहर चारों तरफ से उस जगह को अच्छी तरह देख सकता हूँ और शायद मुझे अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। मैं चारपाई पर बैठकर सोचता रहा। आजम को गए हुए आधा घंटा गुजर गया था। मैंने उठकर खैमे का पर्दा हटाकर देखा। पूजा थकी हुई थी, गहरी नींद सो गई थी। मैंने वहाँ के कल्चर के मुताबिक धोती और कुर्ता पहना था। जेब में काफी रकम थी और लिबास के अंदर एक भरा हुआ रिवॉल्वर था। मैं खैमे के पर्दे को गिराकर वहाँ से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद हमारा खैमा नजरों से ओझल हो गया। वहाँ कई जगह पुलिस वाले थे। वो मुसल्ला नहीं थे, लेकिन उनके हाथों में डंडे थे। वो मेले के इंतजामात को दुरुस्त रखने के लिए ड्यूटी पर कहीं कहीं नजर आ रहे थे। एक जगह एक सिपाही ने मुझे आवाज दी, ए इधर आओ। मैंने पलटकर उसे देखा, फिर उसके करीब जाकर पूछा, जी हवालदार साहब, हुक्म। मैंने हवालदार कहा तो सिपाही खुश हो गया, जरा मुस्कुराया, फिर एक अफसर की तरह डांट कर पूछा, कौन है रे तू? मैंने कहा, एक यात्री हूँ, कल पवित्र स्नान घाट में स्नान करूंगा, मेला भी देखूंगा। वो बोला, कल की बात न कर, अभी बोल, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, अपने तंबू में। वो बोला, कहाँ है तंबू? तंबू का नंबर बता। मैंने कहा, 127 नंबर है। वो बोला, तंबू की रसीद दिखा। मैंने कहा, वो तो तंबू में घरवाली के पास है। वो बोला, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है? मैंने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
वो बोला चल। अभी मुझे तंबू और रसीद दिखा। मैं बहस करता तो और पुलिस वाले आ जाते, इसलिए उसके साथ अपने खेमे की तरफ जाने लगा। चलते चलते बहुत दूर से अपना खेमा नजर आया तो मैं एकदम ठिठक गया। आजम 6 फौजी जवानों के साथ नजर आया। उनमें से 2 जवान दौड़ते हुए खेमे के पीछे गए और 2 जवान आजम के साथ खेमे के अंदर गए। बाकी 2 बाहर खड़े रहे। सिपाही ने मुझसे पूछा, अबे क्यों खड़ा हो गया, आगे चल। मैंने पास वाले चाय के होटल की तरफ इशारा किया। हवालदार साहब, मेरा तंबू कहीं भागा नहीं जा रहा है, आओ एक एक कप चाय पी लें। आप कुछ खाना भी चाहेंगे तो पेट भर कर खाएं, मेरी जेब में बहुत माल है। वो राजी हो गया। हम होटल के बाहर बेंच पर बैठ गए। हवालदार खाने का ऑर्डर देने लगा। मेरी नजरें दूर अपने खेमे की तरफ थीं। मुझे पूजा नजर आई। उसे 2 फौजी जवान पकड़कर खेमे से बाहर लाए थे। उनके पीछे आजम उनसे कुछ कह रहा था। वो दोनों पूजा को पकड़कर ले जाने लगे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कुछ कह रही थी, फिर आजम की तरफ थूक कर 2 जवानों की हिरासत में जाने लगी। बाकी 4 जवान खेमे के अंदर गए और आजम खेमे के बाहर चारपाई पर लेट गया। उसका ख्याल था कि मैं अभी आऊंगा, उसे तन्हा एक चारपाई पर देखूंगा और समझूंगा कि पूजा अंदर सो रही है। साफ समझ में आ रहा था कि आजम का ताल्लुक रॉ से है। उसने अब तक पूजा को मेरी नजरों में मशकूक बनाने की कोशिश करते हुए अपनी कमीनगी के बारे में सोचने का मौका नहीं दिया था। अब मैं थोड़ी देर में वहां न जाता तो वो सब मेरी तलाश में निकल पड़ते। वो ऐसा वक्त था कि कुछ सोचने का नहीं, कुछ कर गुजरने का मौका था। मैंने सिपाही के करीब होकर अपने लिबास से रिवॉल्वर निकालकर उसकी कमर से लगाते हुए कहा, इसे देखो, ये क्या चीज है, तुम जरा सी भी आवाज निकालोगे तो ये धमाका करेगा। उसने सहम कर रिवॉल्वर को देखा। मैंने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, मेरी बात मानते रहोगे तो ये 5000 रुपए दूंगा, वरना गोली चला दूंगा। वो खौफजदा था, हकलाकर बोला, गोली मत चलाना, मैं तुम्हारी बात मानता रहूंगा। मैंने कहा, होटल के छोकरे को खाना लाने से मना करो, रिवॉल्वर मेरी जेब में रहेगा और तुम मेरे साथ दोस्ताना अंदाज में यहाँ से चलोगे। उसने हुक्म की तामील की। हम वहाँ से उठकर मेला मैदान से बाहर झील की तरफ जाने लगे। झील वहाँ से काफी फासले पर थी। रास्ते में 2-4 सिपाही मिलते रहे। वो मेरे निशाने पर रहने वाले से राम राम कहते हुए 2-4 बातें करने के बाद चले गए। इस तरह हम बहुत दूर झील के एक वीरान किनारे पर पहुँच गए। मैंने अपना लिबास उतारते हुए उससे कहा, अपनी वर्दी उतारो, जल्दी करो, सवाल न करना। मेरे हाथ में रिवॉल्वर था। दूर से आने वाली रोशनी के बायस वहां नीम तारीकी थी। उसने जान जाने के खौफ से फौरन ही वर्दी उतार दी। फिर मेरी उतारी हुई धोती को उठाने के लिए झुका तो मैंने रिवॉल्वर फेंक कर दोनों हाथों से गर्दन दबोच ली। मेरा दबोचना ऐसा था कि मुंह से आवाज क्या निकलती, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। हाथ पांव झटक रहा था, पूरे जिस्म का जोर लगा रहा था, लेकिन सांस आती जाती रहती तो जोर लगाने का सिलसिला जारी रहता। वो 2 मिनट तक पूरी कुव्वत से फड़फड़ाता रहा, फिर ढीला पड़ता चला गया। मैंने 5 मिनट फिर 10 मिनट तक उसे उसी तरह दबोचे रखा। वो बेजान हो चुका था। मैंने 2 बहुत ही भारी पत्थर उठाए। उन पत्थरों को उसकी लाश के साथ धोती और कुर्ते से बांधा, फिर उसे लुढ़का कर झील के किनारे गहरे पानी में डाल दिया। यूं उसकी लाश पानी की सतह पर आकर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकती थी। मैंने उसकी वर्दी पहन ली, अपनी चीजें जेबों में रख लीं, रिवॉल्वर को लिबास में छुपाया, फिर सिपाही का डंडा लेकर तेजी से उधर जाने लगा जहां मेले की इंतजामिया का दफ्तर था। वहां मैंने आजम और पूजा के साथ जाकर 127 नंबर का खेमा किराए पर लिया था और वहीं उन फौजी जवानों को देखा था और ये समझ में आ रहा था कि वो जवान अभी पूजा को उसी तरफ ले गए होंगे। इंतजामिया का दफ्तर एक मकान में था। उसके 2 कमरे आगे और 2 पीछे थे। मैंने पीछे जाकर एक कमरे की खिड़की से देखा। पूजा एक दीवार से लगी खड़ी थी। उससे कुछ फासले पर एक फौजी अफसर एक कुर्सी पर बैठा हुआ कह रहा था, तुम समझती हो खामोश रहोगी तो हम तुम्हें गूंगी समझ लेंगे। वो बोली, आजम जैसा कमीना सब कुछ बता चुका होगा, मुझे गूंगी ही रहने दो। अफसर ने हंसते हुए कहा, अभी तुम्हारे गोरे बदन से एक एक कपड़ा उतारा जाएगा, तब भी गूंगी रहोगी। वो बोली, मर्द की समझ में इतनी सी बात नहीं आती कि वो पराई औरत के कपड़े उतारता है तो औरत चीखती है और माँ बहन के कपड़े उतारे जाएं तो मर्द चीखता है। अफसर बोला, यू शट अप कुत्ते की बच्ची। उसने उठकर पूजा को एक तमाचा मारा, फिर उसकी जुल्फों को मुट्ठी में जकड़कर झटका देते हुए बोला, जिंदा रहना चाहती है तो बता दे, फरमान के साथ क्या प्लानिंग हुई है? अगर नहीं हुई थी तो वो हमारे आने से पहले कहाँ भाग गया है? वो बोली, कोई प्लानिंग नहीं हुई थी। जिसके पास जहानत होती है वो बुरे हालात को भांपते ही रास्ता
रास्ता बदल लेता है। अफसर बोला, और तेरे जैसी सुंदर छोकरी को छोड़कर भाग जाता है। वो बोली, मैं उसकी ना रिश्तेदार हूँ ना महबूबा हूँ, बस एक हमसफर थी, और हमसफर तो किसी भी मोड़ पर एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं। एक फौजी जवान एक ट्रे में दारू की बोतल, एक गिलास और खाने की कुछ चीजें कमरे में लाते हुए बोला, सर वो कहीं भाग गया है। हमारे फौजी आजम साहब के साथ उसे तलाश करने हमारे सेंटर की तरफ भाग गए हैं, पर भागकर साहब ने हेडक्वार्टर को फोन किया है कि लेडी सर्जन आमना को उधर न भेजें, उधर खतरा है, कालिया साहब को भी यहाँ सेंटर से ले जाएं। अफसर ने दारू की बोतल खोलकर गिलास में डालते हुए कहा, कालिया साहब के लिए खतरा नहीं है, लेडी सर्जन के बेटे को इतनी अक्ल तो होगी कि वो कालिया को मारेगा तो उसकी माँ को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जा एक गिलास पानी ले आ। मैं उस वक्त तक दरवाजे की तरफ आ गया था। जैसे ही वो फौजी जवान एक गिलास पानी लेने के लिए बाहर आया, मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन दबोची और दूसरा हाथ उसके मुंह पर सख्ती से जमा दिया। एक जरा सी आवाज निकालने का मौका नहीं दिया। ऐसे मौके पर मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे जिस्मानी तौर पर फौलाद बनाया है। अपने दादा जान और अम्मी को एक वसीला समझता हूँ। उन्होंने अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक मुझे फौलाद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो फौजी जवान मेरी गिरफ्त में हमेशा के लिए ठंडा पड़ गया। मैं लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकाल कर तेजी से चलता हुआ कमरे के अंदर आया। पूजा ने हैरानी से मुझे देखा। आवाज सुनकर अफसर ने भी पलट कर देखा। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसकी पेशानी से लगाकर कहा, हिलोगे तो मरोगे, पूजा इसके हथियार ले लो। पूजा ने आगे बढ़कर उसके रिवॉल्वर और एक लॉन्ग शॉटगन को उठा लिया। अफसर ने कहा, तुम गलती कर रहे हो, यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। मैंने कहा, मेरी जिंदगी की फिक्र न करो, पूजा को देखो। उसने सर घुमाकर पूजा को देखा। मैंने उसी लम्हे रिवॉल्वर के दस्ते से ऐसी जोरदार जरब लगाई कि वो बैठे ही बैठे चकरा कर फर्श पर गिर पड़ा। एक ही जरब काफी थी, लेकिन पूजा शॉटगन के दस्ते से उसके सर पर जरबे लगाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस करो, हमें फौरन यहाँ से निकलना है। मैं उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ बाहर आया। मकान के अहाते के बाहर एक छोटा फौजी ट्रक खड़ा हुआ था। उसे ड्राइव करने वाला फौजी मुंह पर कैप रखे खराटे ले रहा था। सोने वाले को हमेशा के लिए सुला देना आसान होता है। मैंने स्टीयरिंग वाले दरवाजे के पायदान पर चढ़ते ही रिवॉल्वर के दस्ते से ऐसी जरबें लगाई कि उसे जिंदगी के जाने की आहट भी न मिली। मैं यही कोशिश करता आ रहा था कि कहीं गोली न चलानी पड़े, दुश्मनों को चौकन्ना किए बगैर खामोशी से निकला जाए। मैंने दरवाजा खोलकर ड्राइवर की लाश खींचकर बाहर फेंकी और स्टीयरिंग सीट पर आ गया। पूजा दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर मेरे पास आ गई। मैंने ट्रक को स्टार्ट किया, फिर तेज रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ पूजा से कहा, ये जगह अनजानी है, सोच रहा हूँ किधर जाऊँ। वो बोली, ये पुष्कर टाउन के बाहर वाली सड़क पर सीधे ड्राइव करते चलो। दूसरे फौजियों को जब तक हमारे फरार होने की खबर मिलेगी तब तक हम 15-20 किलोमीटर दूर निकल जाएंगे। मैंने कहा, अगर हम इतनी दूर निकल जाएंगे तो समझो फिर उनके हाथ नहीं आएंगे, मैं दूसरी तदबीर आजमाऊंगा। वो मुझे देखकर खुश होकर बोली, फरमान, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे आजम पर एक आध बार शुबा हुआ था, लेकिन फिर सोचा हमारे गॉडफादर ने उसे अच्छी तरह आजमा कर भरोसा किया है, हमें भी भरोसा करना चाहिए। मैंने कहा, मेरे अंकल गॉडफादर भी एक इंसान है, पहचानने में उनसे गलती हो गई। असल बात यह है कि दुनिया में हजारों किस्म के सांप हैं। सपेरे हजारों सांपों को पहचान सकते हैं, लेकिन आस्तीन के सांप को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। उसने कहा, कभी न कभी आजम से सामना होगा, मैं उस सांप का सर जरूर कुचल कर रख दूंगी। मैंने कदरे मुतमईन होकर कहा, ये सुनकर मेरे दिल को इत्मीनान सा हुआ है कि अम्मी को हेडक्वार्टर में छुपा कर रखा गया है और रॉ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब हम दिल्ली जाएंगे। ये एक कहावत है कि अभी तो दिल्ली दूर है। मेरे लिए हकीकतन दिल्ली बहुत दूर थी। पता नहीं अभी कितनी आजमाइशों और कितनी रुकावटों से गुजरना था। मंजिल का पता होता है, मंजिल के रास्तों का भी इल्म होता है, लेकिन उन रास्तों पर चलने के दौरान में पता चलता है कि कहाँ हमारे लिए कब्र खोद दी गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।